नमस्कार। आज हम भारत के गंभीर एलपीजी सिलेंडर संकट की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है 13 मार्च 2026 को पंजाब से। एक 66 साल के बुजुर्ग थे, भूषण कुमार मित्तल। वो सिर्फ एक रसोई गैस सिलेंडर के लिए घंटों लंबी लाइन में लगे हुए थे और वहीं कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी दुखद मौत हो गई। और बात यह है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। असल में ये एक बहुत बड़े संकट का सिर्फ एक लक्षण था, जो हमें ये बता रहा था कि देश भर में जो ये कमी है उसकी मानवीय कीमत क्या हो सकती है। पूरे देश में एक बेसिक जरूरत के लिए लोगों की जो हताशा थी, उसके दिल दहला देने वाले नतीजे सामने आ रहे थे। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये जो कमी थी ये इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई और इसने भारत के शहरों और कस्बों में रहने वाले लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर क्या असर डाला। इस उथल-पुथल ने सिर्फ घरों को ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे बिजनेस को भी जैसे ठप कर दिया था, और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर एक के बाद एक पड़ रहा था। और ये देखिए, 6,000 रुपए, ये वो कीमत है जो कुछ लोगों ने ब्लैक मार्केट में एक कमर्शियल सिलेंडर के लिए चुकाई। मतलब उसकी जो ऑफिशियल कीमत है उससे लगभग 6 गुना ज्यादा। अच्छा, एक तरफ तो सड़कों पर ये अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के जो बयान आ रहे थे वो तो जैसे कोई बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहे थे। 12 मार्च को पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में आश्वासन दिया कि देखिए, सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है और जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि लोग घबराकर जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सच में कोई कमी थी ही नहीं तो फिर ये सारे इमरजेंसी वाले कदम क्यों उठाए गए? क्योंकि सरकार जो कर रही थी और जो कह रही थी उसमें काफी फर्क नजर आ रहा था। राशनिंग तक की नौबत आ गई थी। मतलब ये इतने कड़े कदम उठाने पड़े जो अपने आप में एक ऐसे सिस्टम की तस्वीर दिखाते हैं जिस पर बहुत बहुत भारी दबाव था। तो फिर असली वजह क्या थी इस संकट की? देखिए, जो भी जानकारी मौजूद है वो एक ही तरफ इशारा करती है, एक बहुत ही जरूरी जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट की तरफ। असल में भारत एलपीजी के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हमारी कुल खपत का आप देखिए 60% हिस्सा बाहर से आता है। और अब जो बात सामने आ रही है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। ये जो 60% गैस बाहर से आती है ना, उसका 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक ही तंग रास्ते से होकर भारत पहुंचता है। ये संकट तब शुरू हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते इस बेहद जरूरी रास्ते को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, बंद कर दिया गया और इसके बंद होते ही भारत का ज्यादातर एलपीजी इंपोर्ट एक तरह से ठप हो गया। तो यहाँ पर जानकारी एक तीखी आलोचना भी पेश करती है। कहा यह जा रहा है कि संकट का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन एक रणनीतिक योजना की कमी ने देश को इस मुश्किल में डाल दिया। और ये नंबर हमारे पास किसी भी तरह के सेफ्टी नेट की कमी को साफ साफ दिखाता है। भारत के पास कोई स्ट्रेटेजिक एलपीजी रिजर्व है ही नहीं। पूरी सप्लाई चेन में सिर्फ 2 दिन, मतलब 48 घंटे से भी कम का बफर है। अब जब सप्लाई चेन ही टूट गई है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये संकट आखिर खत्म कब और कैसे होगा। जानकारी के आधार पर कुछ संभावित सिनेरियो सामने आते हैं। तो देखिए, समाधान के जो 2 सबसे मुमकिन रास्ते हैं, उन दोनों में ही बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। कोई भी आसान या फौरी हल नजर नहीं आ रहा। एक रियलिस्टिक अंदाजा यही है कि हालत को सामान्य होने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते लगेंगे। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, इसके लिए भी कुछ छोटी लेकिन काम की सलाह दी गई है, ताकि इस कमी के दौर में थोड़ी राहत मिल सके। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या किसी भी देश की एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ एक 33 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते पर निर्भर होनी चाहिए? ये संकट कहीं ना कहीं देश के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत गहरी कमजोरी को उजागर करता है।